हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाइंड एडुटेक क्लास। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट का पॉइंट नंबर 6 एंड पॉइंट नंबर 7 डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा कि पॉइंट नंबर 7 क्या डिफाइन करता है, रूरल एंड वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ये जो है ये ध्यान में रख करके बनाया गया है कि हम रूरल पीपल एज वेल एज वीमेन का डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। वैसे लोग जो विलेज एरिया में रह रहे हैं या रूरल एरिया में रह रहे हैं, लेकिन वो लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, उनका एक ड्रीम है। महिलाएं जो अपने घर के कामों में इंगेज्ड हैं, लेकिन फिर भी वो लोग कुछ बेटर करना चाहती हैं, कुछ अर्न करना चाहती हैं। तो वैसे लोगों के लिए गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट के ज़रिए ये प्लेटफॉर्म दिया है कि आपके अंदर अगर स्किल है, आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, तो हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, आपको प्रमोट करने के लिए तैयार हैं, आपको बढ़ावा देने के लिए तैयार हैं। बट द थिंग इज़ कि आपको इनिशिएट करना होगा। रूरल पीपल जो हैं या वीमेन जो हैं, वो जब तक इनिशिएट नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट के स्कीम्स या जितने भी प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए हैं वो उनका लाभ कैसे ले पाएंगे। गवर्नमेंट ने जितने भी प्रोग्राम स्टार्ट किए या जितने भी स्कीम्स को लॉन्च किया है, उनका मेन कारण ये है कि हम कैसे लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड करें। रूरल पीपल, वीमेन जो वो हैं, उन्हें कैसे हम सपोर्ट दें। तो जब तक उनके तरफ से इनिशिएट नहीं होगा तो वो गवर्नमेंट के किसी भी स्कीम्स या प्रोग्राम का लाभ उठा नहीं पाएंगे। दूसरा पॉइंट में हम लोगों ने देखा था कि वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, ओके, एक इंटरनेशनल कमिटी के द्वारा ये बनाया गया है और ये देखा गया है या इसमें फोकस किया गया है कि इंडिया में जितने भी रूरल सेक्टर में या रूरल एरिया में इंडस्ट्रीज़ हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, हम उन्हें कैसे सस्टेन करें या हम उन्हें कैसे प्रमोट करें। जब तक रूरल एरिया डेवलप नहीं होगा तो इंडिया का ओवरऑल डेवलपमेंट संभव नहीं है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि अगर हम किसी इंडिया के एक ही पार्ट को डेवलप कर रहे हैं एंड द रेस्ट पार्ट को हम लोग स्किप कर दे रहे हैं या छोड़ दे रहे हैं, तो ओवरऑल डेवलपमेंट संभव या पॉसिबल नहीं है। इसके लिए क्या करना होगा कि हर एक सेक्टर में हमें या हर एक एरिया में हमें जा कर के इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करना होगा, यानी वहाँ पर जितने लोग रह रहे हैं उनको रोज़गार देना होगा। उनको किसी ना किसी इंडस्ट्री पे वो लोग डिपेंड होंगे, तभी तो वो अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ा पाएंगे या एक दो वक्त का खाना खा पाएंगे। अगर वो लोगों के पास जॉब नहीं होगा, जॉबलेस होंगे, तो वो लोग कैसे अपने नेसेसिटीज़ को पूरा कर पाएंगे। तो फिर उन्हें रूरल एरिया से अर्बन एरिया में आना पड़ेगा। तो अर्बन एरिया का जो पॉपुलेशन है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा, वहाँ भी जॉब का जो कमी हो जाएगा। लेकिन इस चीज़ से बचने के लिए हमें क्या करना होगा, उस एरिया को भी डेवलप करना होगा जिसे हम लोग रूरल एरिया बोलते हैं। तो इंटरनेशनल कमेटी के द्वारा ये चलाया गया और फोकस किया गया है इंडिया के रूरल सेक्टर में, रूरल एरिया में, ताकि जो उनका ओवरऑल डेवलपमेंट है वो पॉसिबल हो जाए। इसके अंदर कुछ स्कीम्स है, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना है, ओके, स्कीम्स फॉर प्रोवाइड स्किल्स लाइक ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी जो रूरल यूथ है उन्हें हम कैसे सेल्फ एम्प्लॉयड बना सकते हैं। उन्हें किसी पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, वो लोग खुद भी अर्निंग करेंगे और दूसरे को भी वो एक अर्निंग का जरिया बन पाएंगे। ओके, नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था स्कीम्स फॉर स्ट्रेंथिंग द जेंडर कंपोनेंट लाइक डेवलपमेंट ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 8 एंड पॉइंट नंबर 9। सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम पॉइंट नंबर 8 से। स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। ओके, स्कीम्स है किससे रिलेटेड, फंड फॉर रीजनरेशन, यानी दोबारा से उसे क्या किया जा रहा है, रीजनरेट किया जा रहा है ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। यहाँ पे हम लोग किस पर फोकस कर रहे हैं, तो
तो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ पर फोकस कर रहे हैं, वैसी इंडस्ट्री जो लंबे समय से एग्जिस्ट कर रहा है, लंबे समय से इस सोसाइटी में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है, चाहे वो किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके या किसी सर्विस को प्रोवाइड करके उसका कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के टुवर्ड्स है। तो वैसी इंडस्ट्रीज़ जो लंबे समय से एग्जिस्ट कर रही है, बट कहीं ना कहीं लैक ऑफ फंड्स के कारण, पैसे की कमी के कारण वो अपने बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पा रहा है। जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ लैक ऑफ मनी के कारण अपने रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पाएगा तो वो बहुत सारी चीज़ें अचीव नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स या प्रोग्राम्स को लॉन्च किया है। द सेंट्रल गवर्नमेंट क्रिएटेड अ स्पेशल फंड। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया कि स्पेशल फंड को क्रिएट किया है। किसने किया है? तो ये आपने ध्यान में रखना है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है। ओके, द सेंट्रल गवर्नमेंट क्रिएटेड अ स्पेशल फंड इन 2005। 2005 में ये स्टार्ट हुआ। ओके, टू मेक द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज मोर प्रोडक्टिव। ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को क्या बनाना है? मोर प्रोडक्टिव बनाना है। अगर ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज प्रोडक्टिव नहीं होगा तो क्या वो एक अच्छा रिजल्ट दे पाएगा? सोसाइटी का जो डिमांड है उस डिमांड को पूरा करने के लिए एटलीस्ट इंडस्ट्री के पास इतना फंड अवेलेबल होना चाहिए कि वो अपने नीड्स को पूरा कर पाए, वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाए। तो प्रोडक्टिव होना पड़ेगा एंड कॉम्पिटिटिव एंड फैसिलिटेट देयर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये ध्यान में रखना है कि कैसे हम उसको प्रोडक्टिव बना सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब ये स्पेशल फंड क्रिएट किया 2005 में, तो उसका एक मेन फोकस था कि कैसे हम ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को प्रोडक्टिव बना पाए, यानी जो उसका मैक्सिमम आउटपुट हो पाए, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो पाए। जिस पर्पस के लिए उस इंडस्ट्री को बनाया गया है उस इंडस्ट्री का ऑब्जेक्टिव या पर्पस पूरा हो पाए। अगर हम किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं या किसी काम को स्टार्ट करते हैं और उसे हम एक ऑब्जेक्टिव या एक टारगेट तक चाहते हैं कि हम उसे तक रीच करें, लेकिन मिडिल में ही या बीच में ही हम उस काम को छोड़ दें, तो हमने जितना मेहनत किया और जो हमारा टारगेट था वो सारा का सारा वेस्ट हो जाएगा। यानी हमें कहीं पर रीच करना था और आधे ही रास्ते में हमने उस मिशन को छोड़ दिया, तो वो जो टाइम पीरियड जितना हमने उसमें इंगेज किया, जितना हमने पोटेंशियल लगाया, फंड लगाया, वो सारा का सारा यूज़लेस हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो उन चीज़ों से बचने के लिए गवर्नमेंट ने देखा कि अगर हम फिर से ये स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें डबल खर्चा हो सकता है, तो क्यों ना उन इंडस्ट्री को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किया जाए या रीजनरेट किया जाए, ताकि जो हमें एक नया खर्चा लगेगा उससे बचने के लिए हम उसी में थोड़ा और इन्वेस्ट करेंगे तो हमें प्रॉफिट हो सकता है। तो प्रोडक्टिव एंड कॉम्पिटिटिव टू फैसिलिटेट देयर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी जो उनका अस्तित्व है हम वो बचा पाए और फ्यूचर में हमें उन्हें और बेटर करना है। अगर कोई भी इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्टार्ट हुआ था और उस समय वो अपने रिक्वायरमेंट्स को और एज वेल एज सोसाइटी के रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा था, बट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन के कारण या डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ की अगर हम लोग बात करते हैं, जो लार्ज कंपनीज़ हैं, उनके कारण उन्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। हाई टेक्नोलॉजी वो परचेज़ नहीं कर पाए या बेस्ट रॉ मटेरियल वो लोग परचेज़ नहीं कर पाए, जिनके कारण उनका जो डिमांड है वो मार्केट में कम हो गया। लेकिन उन्होंने मेहनत करना कम नहीं किया होगा, उन्होंने अपने एनर्जी को लगाना या अपनी कैपेबिलिटी को लगाना तो कम नहीं किया होगा। वो लोग कहीं ना कहीं मेहनत कर रहे होंगे, बट द थिंग इज़ कि जो आउटकम होना चाहिए या जो रिज़ल्ट मिलना चाहिए वो रिज़ल्ट नहीं मिल पाया। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने स्पेशल फंड क्रिएट किया 2005 में, और ये ध्यान में रखा कि हमने ट्रेडिशनल इंडस्ट्री पर फोकस करना है। हम कैसे उसे रीजनरेट कर पाएंगे, रिकंस्ट्रक्ट कर पाएंगे और उनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम कर पाएंगे, यानी फ्यूचर के लिए हम उन्हें बचा पाएंगे। अगर किसी भी चीज़ की आवश्यकता होगी तो हम उनको प्रोवाइड करेंगे। द गवर्नमेंट स्टार्टेड दिस फंड बाय इन्वेस्टिंग ₹100 करोड़। कितना पैसा दिया गवर्नमेंट ने?
हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए कि गवर्नमेंट ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, तो आप आंसर टिक करोगे 100 करोड़ रुपीस। ओके, इन्वेस्ट कितना किया, रुपीस 100 करोड़। दिस हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रो एंड रूरल इंडस्ट्री। ये किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया है, ये भी आपने याद रखना है, एग्रो एंड रूरल इंडस्ट्री के द्वारा। एक चीज़ तो हम लोगों ने यहाँ देखा कि ये जो फंड है, ये स्पेशल फंड कब से क्रिएट करना स्टार्ट हुआ, तो 2005 से स्टार्ट हुआ। ओके, कितना इन्वेस्ट किया गया, तो 100 करोड़ है ना। देन आफ्टर किसने इम्प्लीमेंट किया है, इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रो एंड रूरल इंडस्ट्रीज इन कोलैबोरेशन विद स्टेट गवर्नमेंट। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया। वेरी गुड, जब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टार्ट करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब कोई भी स्कीम स्टार्ट करता है या प्रोग्राम को लॉन्च करता है, तो वो ये चाहता है कि जितने भी स्टेट्स हैं उनका हमें सहयोग मिले, या उनके हेल्प या उनकी सहायता से हम क्या कर पाए, इस स्कीम को लॉन्च कर पाए। अब जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट आगे नहीं आएगा और साथ में स्टेट गवर्नमेंट नहीं मिलेगा, तो ये जो प्रोग्राम है या जो स्कीम है, या फिर अगर हम बात कर रहे हैं ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को सस्टेन करने का या मोर प्रोडक्टिव बनाने का, तो ये जो सपना है ये ऐसे ही रह जाएगा जब तक दोनों ही गवर्नमेंट आपस में मिल करके ये चीज़ को पूरा नहीं कर लेता है। ओके, तो स्टेट गवर्नमेंट प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट। देन द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम्स आर, अब स्कीम्स को बनाया गया है, तो स्कीम को बनाने के पीछे कुछ ऑब्जेक्टिव होगा, एक पर्पस होगा जिसे पूरा करना होगा। अगर वो पर्पस पूरा नहीं होगा तो फिर वो स्कीम को बनाने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि जितने भी गवर्नमेंट ने स्कीम्स बनाए हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए हैं, वो सारे ही सपोर्ट का एक ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे यहाँ पर इस स्कीम के बारे में अगर हम लोग बात कर रहे हैं या इस प्रोग्राम के बारे में बात करें, तो यहाँ पर क्या है कि कैसे हम ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को सस्टेन कर पाए, उनको मोर प्रोडक्टिव बना पाए, यानी जो उनका आउटकम है वो बेस्ट हो पाए। मोर प्रोडक्टिव वो तभी बन पाएगा जब उनके पास जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो उन रिसोर्सेज को मैक्सिमम या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं उनका। जब तक वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे तो कैसे वो किसी भी चीज़ का सही उपयोग कर पाएंगे। जितने भी, अगर हम रॉ मटेरियल की बात करते हैं, तो अगर रॉ मटेरियल इंडस्ट्री के पास अवेलेबल है और वो उनका सही तरीके से यूज़ नहीं करेगा, तो क्या वो रॉ मटेरियल के साथ न्याय कर पाएगा? नहीं। उसने बहुत सारे सप्लायर से कंसल्ट करने के बाद जो सप्लायर उसको जेन्युइन रेट में या रीज़नेबल रेट में सप्लाई कर रहा है, वो उसने परचेस किया, फिर मशीन परचेस किया, लेबर इंगेज, जो पर्पस के लिए रॉ मटेरियल परचेस किया गया, अगर वो रॉ मटेरियल का सही उपयोग नहीं होगा तो वो वेस्ट हो जाएगा। उसी प्रकार किसी भी स्कीम को बनाया गया, अगर उसका ऑब्जेक्टिव तक रीच नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वो प्रोग्राम फेल हो जाएगा। सो लेट्स सी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम्स आर, नंबर 1, टू सेट अप ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री। क्या करना है? सेटअप करना है। क्या करना है? ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को सेटअप करना है। कहाँ पर? कंट्री के पार्ट में, वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री। कंट्री के हर एक सेक्टर में, हर एक पार्ट में अगर आप ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज एग्जिस्ट कर रहा है या सेटअप किया गया है या सेटअप करना है, तो वहाँ पर हम उसको क्या करेंगे? बढ़ावा देंगे, उसको प्रमोट करेंगे, उसका प्रोडक्टिविटी लेवल इंक्रीज़ करेंगे, उसका आउटकम अच्छा होगा, वो मार्केट में और डेवलप करेगा या मार्केट में और बेटर प्रोडक्ट बना करके सप्लाई करेगा या मार्केट में वो और बेटर सर्विस प्रोवाइड करेगा। सो नंबर 2, टू इम्प्रूव द टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री। ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में जितने भी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रहे हैं उन सारे टेक्नोलॉजी को क्या करना है? इम्प्रूव करना है। आज के टाइम पर अगर आप जितने भी इंडस्ट्री को गो थ्रू करोगे
या जितनी भी इंडस्ट्री के बारे में आप जानोगे तो आपको वहाँ पता चलेगा कि वो सारे के सारे अपना आउटकम अच्छा कैसे दे पा रहे हैं। तो आपको आंसर मिलकर आएगा कि वो लोग हाई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, बेटर टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो चाहती है कि हम जो अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम से कम करें। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम से कम हम एक ये भी कर सकते हैं कि अपना जो वेस्टेज है वो हम मिनिमम करें। कंपनी अगर वेस्टेज कम करती है तो उसका जो लागत आएगा प्रोडक्शन में वो भी कम आएगा। तो वो कैसे होगा कि जितना बेटर टेक्नोलॉजी अगर हम यूज़ करेंगे तो रॉ मटेरियल वेस्ट उतना कम होगा, आउटकम अच्छा मिलेगा, रिजल्ट अच्छा मिलेगा। किसी भी प्रोडक्ट को बनाएंगे अगर उसका क्वालिटी बहुत अच्छा होगा, फिनिशिंग उसका बहुत अच्छा होगा, मार्केट में जब वो लॉन्च होगा या मार्केट तक जब वो रीच करेगा, जब उसे कस्टमर परचेस करेगा और जब वो उसे सेटिस्फाई होगा तो वो फिर से उसे परचेस करेगा। तो कहीं ना कहीं हर एक चीज़ डिपेंड हो रहा है कि कैसे हम अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करें। ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में देखोगे या आज के इंडस्ट्री में देखोगे तो बहुत अंतर आ गया है। पहले भी मशीन यूज़ हुआ था लेकिन आज भी मशीन यूज़ हो रहा है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि दोनों का जो आउटकम है उसमें अंतर है। एक में हमें आउटकम उतना अच्छा नहीं मिल पा रहा था और वेस्टेज ज़्यादा हो रहा था, दूसरे में ये है कि आउटकम बहुत अच्छा मिल रहा है, वेस्टेज कम से कम हो रहा है, लेकिन दाम में अंतर है। तो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में जो टेक्नोलॉजी है उसको इम्प्रूव करना है और उस टेक्नोलॉजी को हैंडल करने के लिए जो हमारे पास लेबर्स अवेलेबल हैं या हमारे पास वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ अवेलेबल है उन्हें स्किलफुल बनाना है, उन्हें नॉलेजेबल बनाना है। अगर हम अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करेंगे या सेमिनार नहीं देंगे तो वो उस चीज़ को का अच्छे से उपयोग नहीं कर पाएंगे, जिससे क्या होगा कि हमारे जितने भी एक्टिविटी हैं वो परफेक्टली परफॉर्म नहीं हो पाएगा। इन ऑर्डर टू मेक देम कॉम्पिटिटिव, ओके, उनको क्या बनाना है, कॉम्पिटिटिव बनाना है, प्रॉफिटेबल बनाना है और सस्टेनेबल बनाना है। ये कैसे होगा? ये जब हम इम्प्रूव करेंगे अपनी टेक्नोलॉजी में, यानी जितने भी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ हैं अगर वो लोग टेक्नोलॉजी के मामले में खुद को इम्प्रूव नहीं करेंगे तो ये तीन चीज़ें पॉसिबल नहीं है, ओके। बिकॉज अगर हम लोग देखेंगे तो आज का जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा कंपटीशन वाला मार्केट है। इंडिया में केवल इंडियन ही कंपनी अवेलेबल नहीं है, या अगर हम रूरल एरिया में जाते हैं तो वहाँ पे केवल रूरल इंडस्ट्री नहीं है, वहाँ पे आपको इंटरनेशनल कंपनी के द्वारा जो प्रोडक्ट बनाया गया है वो भी उस एरिया में अवेलेबल है। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के बाद या एलपीजी के बाद जो सारा अगर हम मार्केट की बात करते हैं, सब कुछ एक प्लेटफॉर्म पर आ गया है सारा मार्केट, तो वहाँ पर हमें किसी भी देश के प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए हमें उस देश में नहीं जाना होगा या उस कंट्री में हम विज़िट करेंगे तब वो प्रोडक्ट हमें अवेलेबल नहीं होगा। आप ग्लोबलाइजेशन के बाद कोई भी प्रोडक्ट को परचेस करना चाहते हो, किसी भी देश के प्रोडक्ट को परचेस करना चाहते हो, आप अपने कंट्री में अपने देश में रह करके उस प्रोडक्ट को परचेस ईजिली कर सकते हो, ओके। तो एक प्लेटफॉर्म पे सारे मार्केट आ गए हैं। अब यहाँ पर जब कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे, तो जितने भी रूरल इंडस्ट्रीज़ हैं या ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ हैं वो लोग अगर चाहते हैं कि हमें सरवाइव करना है तो उन्हें इम्प्रूव करना होगा टेक्नोलॉजी में। वो आज की टेक्नोलॉजी यूज़ करें जो दूसरे देश के दूसरी इंडस्ट्रीज़ यूज़ कर रही हैं। अगर हम किसी भी देश में जाते हैं और वहाँ के इंडस्ट्री को अगर हम लोग सर्वे करेंगे तो वो लोग इंडिया से मच बेटर टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, तो क्यों ना हम उस चीज़ को इंपोर्ट कर ले। एक दो बार अगर हमने इंपोर्ट किया तो फिर हम उसे या उस टेक्नोलॉजी के बारे में हम जान पाएंगे तो खुद हम उसे मैन्युफैक्चर कर पाएंगे। तो इंडिया में जितने भी रूरल सेक्टर हैं या रूरल एरिया में जितनी भी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें कॉम्पिटिटिव बनाना होगा, यानी जितने भी कंपटीशन है वो उनमें सरवाइव कर पाए। ऐसा नहीं है कि वो बोले कि हमारे पास लैक ऑफ फंड्स है तो सो डैट कि हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, बट आप हमें
फंड्स प्रोवाइड करवाते रहो, आप हमें स्पेशल फंड प्रोवाइड करवाओगे तो हम अपने नीड्स को पूरा कर पाएंगे। देखो, गवर्नमेंट ने जितने भी प्रोग्राम बनाए हैं वो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन सपोर्ट भी आदमी 1 से 2 बार देगा, 3 बार देगा, लेकिन ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ को खुद इतना कैपेबल बनना होगा कि अगर उसने 2 बार गवर्नमेंट से हेल्प लिया है तो तीसरी बार वो खुद इतना कैपेबल हो पाए कि वो अपनी नीड्स को पूरा कर पाए। ऐसा नहीं कि वो हर बार जा कर के लोन के लिए अप्लाई करे या हर बार वो फंड्स का रिक्वायरमेंट कहाँ से पूरा करेगा तो बोरो करेगा। तो बोरो भी आप 1 से 2 बार कर सकते हो, एज़ पर द रिक्वायरमेंट कर सकते हो, लेकिन आप हर बार बोरो करोगे तो फिर वो कंपनी के लिए या इंडस्ट्री के लिए बर्डन हो जाता है। तो उस बर्डन से हम कैसे बच पाएंगे? जब हम टेक्नोलॉजी में इम्प्रूव कर पाएंगे, अच्छे लेबर्स हम हायर कर पाएंगे, अच्छे रिसोर्सेज के साथ हम काम कर पाएंगे। पॉइंट नंबर सी, टू क्रिएट सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। ओके, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्या करना है? क्रिएट करना है। कहाँ पर? ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ में। रूरल एरिया में जितने भी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ रन हो रहे हैं वहाँ पे जो काम करने वाले ज़्यादातर लोग हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल है, वो कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? तो रूरल एरिया से बिलोंग कर रहे हैं। या ट्रेडिशनल इंडस्ट्री चल रहा है तो वो लोग ज़्यादातर इंगेज हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा स्किल नहीं हो या बहुत ज़्यादा वो नॉलेजेबल नहीं है, क्योंकि एक स्किल्ड पर्सन या नॉलेजेबल पर्सन उस इंडस्ट्री में काम करना पसंद करेगा या उस कंपनी में काम करना पसंद करेगा जहाँ पे उसे अच्छी सैलरी मिलेगी, जहाँ पर उसको आउटकम अच्छा मिलेगा। तो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री जो है वो अर्निंग भी कम कर रहा है। जब उसका अर्निंग कम है तो वो अपने एम्प्लॉय का पेमेंट कैसे अच्छा दे पाएगा? तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि सस्टेन करना पड़ेगा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को। अगर हम लोग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को सस्टेन नहीं करेंगे ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में तो नंबर ऑफ पीपल जो हैं वो माइग्रेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर वो माइग्रेट होना स्टार्ट हो जाएंगे तो अर्बन एरिया में फिर पॉपुलेशन इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा और रूरल एरिया जो खाली होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वैसे बैलेंस तो नहीं हो पाएगा। तो बैलेंस करने के लिए उस सेक्टर में भी डेवलपमेंट की आवश्यकता है जिस सेक्टर को हम रूरल सेक्टर बोलते हैं या जिस सेक्टर को हम उतना वेल क्वालिफाइड नहीं बोलते हैं, लेकिन वहाँ पर फिर भी लोग रह रहे हैं और अपने जीवन का या जीने का प्रयास कर रहे हैं या अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव पॉइंट नंबर 9, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर्स। ओके, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर ये क्या है? तो लेट्स सी दिस प्रोग्राम DIC, that is District Industry Center program, was launched in 1 मई 1978। ये कब लॉन्च हुआ है? ये लॉन्च 1 मई 1978 को हुआ था एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। अगर क्वेश्चन आए कि डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर कब लॉन्च हुआ और किस लेवल पे हुआ, तो हमारे पास आंसर है कि 1 मई 1978। और किस लेवल पे पूछा जाए तो एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल टू प्रोवाइड सर्विसेज एंड सपोर्ट फैसिलिटेट टू द इंटरप्रेन्योर, कि जितने भी इंटरप्रेन्योर हैं हम उन्हें फैसिलिटी प्रोवाइड करें, सर्विस प्रोवाइड करें और जिससे जो है वो उनका इम्प्रूवमेंट हो पाए, वो लोग इम्प्रूव कर पाए, वो खुद भी इम्प्रूव करें एज वेल एज जो उनका बिजनेस है वो भी इम्प्रूव करे। टू द इंटरप्रेन्योर फॉर सेटिंग अप अ स्मॉल एंड विलेज इंडस्ट्रीज। अगर हम लोग इंटरप्रेन्योर्स की बात करते हैं तो वो लोग क्या करेंगे? बिजनेस सेटअप करेंगे। कहाँ पे करेंगे? सेटअप स्मॉल एंड विलेज इंडस्ट्रीज। ओके, स्मॉल एंड विलेज इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करता है, फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है और डिस्ट्रिक्ट लेवल। इट प्रोवाइड डिफरेंट काइंड ऑफ असिस्टेंस टू द इंटरप्रेन्योर्स। ये अलग तरीके का सपोर्ट करता है या अलग तरीके से हेल्प प्रोवाइड करता है। हम लोगों ने जितने स्कीम्स को पढ़े वो इससे थोड़ा सा हट करके है। ओके, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रोवाइड करवाता है, स्मॉल एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट देता है। इट प्रोवाइड डिफरेंट काइंड ऑफ असिस्टेंस। सो लेट्स सी
कि कितने पॉइंट्स इसके अंदर क्या क्या डिफाइन करता है ये। DIC प्रोवाइड गाइडेंस अबाउट द वेरियस असिस्टेंस, ये क्या करता है, गाइडेंस प्रोवाइड करता है, सही डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, सही रास्ता प्रोवाइड करता है। स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट ने नंबर ऑफ स्कीम्स बनाए हैं, नंबर ऑफ प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है, जिससे का एक ऑब्जेक्टिव है कि कैसे हम रूरल एरिया को डेवलप कर पाए, कैसे हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर पाए, कैसे हम रूरल सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप ग्रो करवा पाए, या जितने भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उनको हम अच्छे से प्रॉफिटेबल बना पाए, उनका आउटकम अच्छा हो पाए, या ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को सस्टेन कर पाए। प्रिपरेशन ऑफ फैसिबिलिटी रिपोर्ट, ओके। फैसिबिलिटी रिपोर्ट में ये देखना है कि हमने जितना या हमारे पास जितना पैसा है और हमने जिस चीज़ के बारे में सोच रखा, क्या दोनों टैली कर रहा है या नहीं कर रहा है। फॉर एग्जांपल, मार्केट में अभी एक मशीन लॉन्च हुआ और जिसका प्राइस है, मान लेते हैं 2 करोड़, ओके, लेकिन हमारे ये मार्केट प्राइस है, यानी मार्केट अगर हम जाएंगे तो वो जो मशीन है हमें कितना में मिलेगा, 2 करोड़ में मिलेगा। लेकिन हमारे बिजनेस में कितना पैसा है, तो हमारे बिजनेस में पैसा है 1 करोड़, यानी 1 करोड़ रुपया कम पड़ रहा है। अब 1 करोड़ अगर हम लगा देंगे प्लस हम लोन ले लेंगे तो हम दूसरे एक्टिविटी को कैसे पूरा कर पाएंगे। तो देखना ये है कि हम रिपोर्ट तैयार करेंगे कि हमारे पास फाइनेंशियल फिजिबिलिटी कितना है, हम कितना खर्च कर सकते हैं, किस पर कितना हमें एक्सपेंस करना होगा, वो रिपोर्ट तैयार करना होगा। तब जा कर के हम फाइंड आउट कर पाएंगे या एनालाइज कर पाएंगे किस एक्टिविटी में हमें कितना पैसा खर्च करना है। अरेंजिंग फॉर क्रेडिट, क्रेडिट को अरेंज करने में मशीनरी एंड इक्विपमेंट, मशीन और इक्विपमेंट को, एंड प्रोविजन फॉर रॉ मटेरियल, ओके, एंड अदर एक्सटेंशन सर्विसेज फॉर एंटरप्रेन्योर्स ऑफ स्मॉल एंड विलेज इंडस्ट्रीज। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर ए। तो लेट्स अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर बी एंड पॉइंट नंबर सी। नेक्स्ट वी हैव पॉइंट नंबर 2, ब्रॉडली DICs डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर्स आर ट्राइंग टू ब्रिंग चेंज, ओके, ये क्या ला रहा है, चेंज लाने का प्रयास कर रहा है इन द एटीट्यूड्स ऑफ द रूरल एंटरप्रेन्योर्स। रूरल एंटरप्रेन्योर्स का जो एटीट्यूड है, उनका जो एक माइंडसेट है, उनमें वो चेंजेस लाने का प्रयास कर रहा है। कौन, तो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर्स, ओके, एंड ऑल अदर हु आर कनेक्टेड विथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन रूरल एरिया। वैसे लोग जो कनेक्टेड है किस चीज़ से, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और जो कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, तो रूरल एरिया से बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर जो है वो चेंज लाने का प्रयास कर रहा है। जितने भी इंटरप्रेन्योर्स हैं उनको समझना होगा कि अगर हम कुछ बेस्ट करना चाहते हैं या हमारा आउटकम अगर अच्छा नहीं होगा तो हमें उतना अर्निंग भी नहीं होगा। अगर हम प्रयास कर रहे हैं या अपने आप को इंगेज कर रहे हैं किसी भी काम को करने के लिए, तो जब तक उसका आउटकम हमें अच्छा नहीं मिलेगा तो उस काम को हम लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे। और जब आप किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंगेज्ड होते हो तो आप अपनी पोटेंशियल को लगाते हो, आप अपने पैसे को लगाते हो, आप अपनी मेहनत करते हो। तो जब तक उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा तो सारे के सारे रिसोर्सेज का जो यूज़ हम कर रहे हैं वो वेस्ट हो जाएगा। ओके, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये जो प्रोग्राम है वो लॉन्च किया गया, जिसके कारण वहाँ पर सपोर्ट गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, गाइडेंस प्रोवाइड किया जा रहा है, नंबर ऑफ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं, ताकि जो स्मॉल एंड विलेज सेक्टर में जो इंटरप्रेन्योर्स है उनका जो माइंडसेट है वो थोड़ा सा चेंज हो पाए, वो अपने आप को इंगेज करे और गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जहाँ से गाइडेंस मिलता है, उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग अगर वो लोग काम करना स्टार्ट करेंगे या फॉलो अप करते चले जाएंगे तो वो लोग अचीव करेंगे। नेक्स्ट,
efforts are being made to look at some of the neglected factors. ओके जो फैक्टर्स को नेग्लेक्ट किया जाए, नेग्लेक्टेड फैक्टर्स लाइक द रूरल आर्टिशियंस, जो गांव में रहने वाले जो आर्टिस्ट हैं, ऐसा तो है नहीं कि जितने भी आर्टिशियंस हैं या जो क्रिएटिव माइंडेड लोग हैं वो केवल अर्बन एरिया में पाए जाते हैं, शहरी क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्या रूरल एरिया में ऐसे लोग नहीं होते हैं जो क्रिएटिव होते हैं? बिल्कुल होते हैं। तो बिजनेस क्या करता है या एंटरप्रेन्योर क्या करता है, रूरल एरिया में जितनी फैसिलिटी प्रोवाइड होती हैं या लोग मिल जाते हैं वो उन्हें निगलेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो ये काम नहीं करना है। ओके आप उन्हें भी यूजफुल बना सकते हो, आप उनसे भी काम ले सकते हो। ओके रूरल आर्टिशियंस द स्किल क्राफ्टमैन, वैसे क्राफ्टमैन जिनके अंदर हुनर है, क्षमता है, कुछ बेटर करके बता सकते हैं, कुछ बेटर करके दिखा सकते हैं, बनाकर दिखा सकते हैं। एंड द हैंडलूम्स ऑपरेटर्स एंड टू ट्यून अप विद दिस एक्टिविटी विद द जनरल प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये था हमारा पॉइंट नंबर 9 का लास्ट टॉपिक जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट इंसेंटिव्स, गवर्नमेंट के द्वारा क्या इंसेंटिव्स प्रोवाइड किया जा रहा है या किया गया है। वी विल टॉक अबाउट सम इंसेंटिव्स। ओके।